चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 जून 2021 द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का और द्वितीय पाली का ये प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को हुई थी ड्यू टू कोविड-19। दिसंबर और जून की परीक्षा कंबाइन करके एक साथ 26 दिसंबर को करवाई गई थी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस दौरान जो PYQ हैं वो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी वो क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहला है राजशेखर, जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर के रचनाकार हैं काव्य मीमांसा, और भट्ट नायक के हृदय दर्पण, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त के अभिनव भारती जी हैं। तो इस हिसाब से सीक्वेंस बनना चाहिए 4 3 1 2, और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। ठीक है, तो इन चार में से जो सही स्टेटमेंट है वो है 1 और 3। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी, और ये इसके पीछे का डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूची दी गई है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इस वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूंगा। आई होप आपने इसे कर लिया होगा। अंधेर नगरी, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी नकेसर भाजी टकेसर खाजा, तो ये बहुत फेमस है। इसका जो नाट्य शैली है, नाट्य शैली के बारे में पूछा, रचयिता के बारे में नहीं, तो नाट्य शैली जो है वो है प्रहसन, और अंधा युग का जो शैली है वो है गीत नाट्य, और ध्रुव शामनी के समस्या मूलक नाटक, और आगरा बाजार जो है वो लोक नाट्य शैली है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो बनना चाहिए 3 4 2 1। 3 4 2 1, देखते हैं कौन सा आंसर है। 3 4 2 1, 3 4 2, ये रहा बी ऑप्शन, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच, आलोक पर्व। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता में मेंशन्ड है, या उस संग्रह का पार्ट है, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। कविता में संबंधित सही तथ्य हैं। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल, ये तो गलत है। बाबा नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, सही बात है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। अच्छा जी, ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बादल के घिरते थे इसमें कोई जिक्र नहीं है इसका। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए 2 और 4। यस, 2 और 4, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश, काव्य कौतुक।
तो भोजराज जी की जो पुस्तक है उसका नाम है श्रृंगार प्रकाश। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैया की रचनाएं की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधामूलक है। तो घनानंद जी जो थे उन्होंने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, क्योंकि उनका खुद का ब्रेकअप हो गया था सुजान के साथ। ठीक है, और घनानंद जी के यहाँ जो प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ सांसारिक प्रेम नहीं है, वो परमात्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 1 और 3। तो इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसे आप सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूँगा। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए, शकटार जो रचना है, ये रचना का जो नाटक है, षटकार के नाटक, षटकार किस नाटक से है? वो है चंद्रगुप्त से, शकटार। और महाराष्ट्री ये है भारत दुर्दशा से, भारत दुर्दशा का पात्र है। धातुसेन स्कंदगुप्त से, जिसने पढ़े होगा उसे याद होगा। गोवर्धन दास जी अंधेर नगरी से हैं। ये इन चारों नाटकों के पात्र हैं। तो इसका सही क्रम जो होना चाहिए वो है 4 3 2 1, 4 3 2 1, और ये रहा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा पहले डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रकाश के नाटकों को कालक्रम में लगाना है। ठीक है, चलो आप इसे सॉल्व कर लो, मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। आई होप कर लिया होगा। देखिए, जो अजात शत्रु है वो ये चारों रचना आचार्य जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अजात शत्रु 1922 में प्रकाशित हुई थी। ध्रुव स्वामिनी ठीक इसके 10 साल बाद 1933 में, और इसके आधे से भी थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 1915 में रिलीज़ हुई थी राजश्री। और फिर आता है स्कंदगुप्त, इन दोनों के मध्य में 1928 में ये रिलीज़ हुई थी। तो इस हिसाब से जो क्रम बनना चाहिए वो बनना चाहिए 3 4 1 2 3। देखिए 3 1 हाँ सही तो है, 3 1 4 2। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और असर्शन एंड रीजन के बेस पे। फ्रॉयड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो इसका आंसर है दोनों बात सही है, क्योंकि फ्रॉयड ये बात मानते हैं मनोरोगी होता है। तो इस हिसाब से आंसर ई है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? मेरी तिब्बत यात्रा की विशेषताएं क्या हैं? भाषा शैली की विशेषता भावपरक है, संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली हैं, और चिंतन परक हैं। तो ये चिंतन परक नहीं है, भावपरक भी नहीं है, ये सांस्कृतिक निष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली रचना है। इस हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसके संबोधन हैं? शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? वारेन हेस्टिंग को, और लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड रिपन को, या लॉर्ड कर्जन को? तो इसका आंसर है ये, क्योंकि ये 1904 और 5 के बीच में लॉर्ड कर्जन थे, उसी दौरान ये रचना प्रकाशित हुई थी भारत मित्र पत्रिका में। तो ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए लॉर्ड कर्जन। हेस्टिंग और क्लाइव एंड रिपन ये अलग अलग टाइम पीरियड के लोग हैं। ले रहे डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। तो इसका आंसर है 1 और 2। पत्रलेखा और ऋतंभरा इसके पात्र नहीं है।
और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में, नेक्स्ट यानी 14वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है बिरादरी बाहर, राजा निर्बंसिया, ठसक, कस्बे का आमदनी क्यों, और इसका आंसर है राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। ये कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। बिरादरी बाहर और ये ठसक, ये दो रचनाएं इनकी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी 2 और 4, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो ये दो बहुत फेमस कैरेक्टर भी हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही इसके पात्र हैं। रामधन और रिचर्ड इसके नहीं हैं, रिचर्ड थॉमस के हैं। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। युवती, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसको और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान के उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच हुआ है? ये महानता वाली बातचीत दो ही लोग कर सकते हैं, एक है मेहता और मालती जी। खन्ना और गोबंदी के बीच में ऐसे नहीं होती, और मिर्ज़ा खुर्शीद और मेहता के बीच में भी नहीं है, राय अमरपाल सिंह जी के और मालती के बीच में भी नहीं है। इसका आंसर ए, डिटेल्ड आंसर ये रहा। जो हाल इन लोग का है वही हाल शिवसेना का है स्कंदगुप्त में। शिवसेना भी महानता की बातचीत करती है वहाँ पे। खैर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, रिचर्ड, नत्थू और हत्याबख्श। तो अभी भी इसके पहले ही बताया था, रिचर्ड तो इसके है ही हैं, नत्थू भी हैं, क्योंकि यही वो करता है, रिचर्ड इसी को बोलता है करने के लिए। हत्याबख्श भी इसी के पार्ट हैं। रत्तो इसका हिस्सा नहीं है, रत्तो तमस उपन्यास का नहीं हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामसिक सांस्कृतिक के कवि के रूप में। तो इसका आंसर है बी, नवोत्थान के कवि के रूप में उन्होंने इन्हें वर्णित किया है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम लगाइए। तो इनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इसे अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मैं इन सबके जन्म को बताता हूँ और क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो देखते हैं। जो लुइपा हैं इनका जन्म अप्रॉक्स 773 के आसपास माना जाता है। हेमचंद्र जी का 1088 के आसपास माना जाता है, और स्वयंभू जी का 783 के आसपास माना जाता है, और जो लास्ट बचे पुष्यदंत जी, इनका 972 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 2143 होना चाहिए, और इस हिसाब से यह आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्यकृति है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुंभन दास जी के ये पुत्र थे, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, इनकी भाषा तत्सम प्रधान नहीं थी, और हितजू को मंगल इनकी काव्यकृति नहीं है। इस हिसाब से 1 और 3 इसका सही आंसर है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। सॉरी 3 नहीं, ये तो गलत हो गया। हितजू के मंगल इनकी रचना है, सिर्फ 2 ही उपन्यास नहीं मिलते, और भी इनके उपन्यास हैं, और ये रहा इसके डिटेल्ड आंसर। तो इस हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। सूची का मिलान करना है, आप इसे मिला लीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व इट। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसे बोलो। बोलते वक्त जहाँ आपकी जीभ टच करेगी वही इसका आंसर है। चा बोलते वक्त कहाँ जाएगा? चा जाएगा तालव्य पे, तालु से बात जो है ना तालव्य हो जाएगा। पा बोलते वक्त कहाँ? ओष्ठ का पा बोलते हो बच्चे, इसीलिए सबसे पहले पा फैमिली के मेंबर का पा फा बा बा, इसीलिए ये वाले वर्ड पहले बोलते हैं। चलो नेक्स्ट।
ता, ता किससे जुड़े हुए हैं? दंत से। जब ता आप बोलोगे तो कैसे? दांत, दांत से जुड़ेगा। और ग कंठ से। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो होना चाहिए 2 3 4 1। और ये रहा इसका सही आंसर, डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सही कालक्रम में लगाना है। आप इसे अटेम्प्ट करिए, मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। आई होप आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो, रिपब्लिक बुक जो है प्लेटो ने लिखी थी 380 के आसपास, 380 के ईसा पूर्व में। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड, देखो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो बुक है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये बुक IA रिचर्ड्स की है, तो रिचर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनके बारे में पता होनी चाहिए कि उनकी कौन सी बुक फेमस है। ये आई थी 1929 में, ठीक। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये आई थी 1972 में, सबसे लास्ट में ये बुक प्रकाशित हुई थी। और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न ये TS इलियट की लिखी हुई बुक है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो है 1 3 4 2, और ऑप्शन ये रहा ए। इसका आंसर डिटेल्ड में ये रहा आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, और केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं उनके अनुसार जो ये चंद्र बरदाई जी हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण के पारंगत हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मारा रि गिरधर गोपाल दूसराणा कोया दधमथ घृत काड़ लाया डार दया छुया। उक्त पंक्तियां प्रयुक्त छुया का अर्थ क्या है? छार, मथनी, मट्ठा, मक्खन। तो इसमें छुआ का मतलब है मट्ठा। और ये रहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। बसो मेरे नयनन में नंदलाला हरि तुम हरो, जन की पीर घायल की गति घायल जानो, और न जानो कोई जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। राधा नागर मीरा जी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टोरियोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक हैं? वॉल्टेयर, विको, हेरोदोतम, कांट। तो इसका बहुत इजी आंसर है, पता होना चाहिए, वॉल्टेयर हैं। वॉल्टेयर हिस्टोरियोग्राफर हैं। और ये रहा इसका आंसर डिटेल्ड में। चंपा द्वीप किस कहानी से आया है? चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाला, आकाशदीप, पिता, ग्रैंग्रीन। तो इसका आंसर है आकाशदीप। चंपा द्वीप इसी कहानी में आया, आकाशदीप में। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है और ये 1900 नहीं पता। देखते हैं नेक्स्ट। मैत्रेय पुष्प, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27। मैत्रेय पुष्प के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है? चाक, अलमा कबूतरी, झूलानट, इंद्रन्यम। तो इसका सही आंसर है, ये उस साल ड्रॉप कर दिया गया था, इसका सही आंसर A एंड D भी है, चाक और इदन्यम। तो इसलिए ये उस साल ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आपको आंसर पता हो। सॉरी, अगला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है चाक। ये वाला नहीं ड्रॉप किया गया है, गलत हो गया, ये चाक। मैत्रेय किस उपन्यास के बच्चे के जीवन का यथार्थ चित्रण है? ये है चाक, 1997 में आई थी, ये उसका चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो इसमें है टॉक टेबल और एलिजाबेथसन, ये दो ग्रंथ हैं जो इनके नहीं है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा का जो ये
पूरा कविता संग्रह है वो किस में है? आंगन के पार द्वार, बहुत फेमस है, पता होना चाहिए। ये रहा डिटेल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। अखिया हरि दर्शन की भूखी बारक व मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। तो इसका सही आंसर है पतूखी जो है पत्ते से रिलेटेड है, तो पत्ता का दोना होगा। नेक्स्ट इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए असर्शन और रीजनिंग है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। अच्छा जी, असंभव हो गई कोई बात नहीं, बात ऐसा असंभव नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है। तो इसलिए आप स्टेटमेंट गलत, बाकी दो स्टेटमेंट सही है। इस पर अगले, तो इस हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, आप इसे मिलाइए। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसे। इसका आंसर पहला है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ये रघुवीर सहाय की रचना है, 1989 में आई थी, तो इसके आंसर हैं रघुवीर सहाय जी। और आत्मा की आंखें 1964 में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई थी। और चुका भी हूँ नहीं मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की है, सामने ही सी का 1 है, 1975 में ये आई थी। कुकुरमुत्ता सबसे फेमस बुक, और ये हैं निराला जी। कुकुरमुत्ता 1, कुकुरमुत्ता 2 दोनों इन्होंने ही लिखी थी। ये आई थी 1942 में कुकुरमुत्ता 1, सेकंड आई थी एग्जैक्टली नहीं आता। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर डिटेल में ये रहा। कबीर कूता राम का मुतिया मोरा मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? आत्मसमर्पण, मान, कुंठा, दीनता। तो इसमें सीधी सिंपल सी बात है, आत्मसमर्पण की भावना है, राम जी के चरणों में समर्पित हैं ये। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया सॉल्व, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसे सही कालक्रम में लगाना है। आई होप इसे आप अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं इसे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। आई होप कर लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं। समय सरगम कृष्णा सोबती जी ने प्रकाशित करवाई थी 2000 में, सन 2000 में। मित्रों मरजानी, ये तो मित्रों मरजानी इनकी बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, और ये है 1967 में प्रकाशित बुक। फिर इनकी है ए लड़की, ये आई थी 1991 में। नेक्स्ट है सूरजमुखी के अंधेरे, ये आई थी 1972 में। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो होना चाहिए 2431, 2431। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। असर्शन और रीजनिंग के बेस पे है क्वेश्चन नंबर 35। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ऐसा नहीं है, रीज़न गलत दिया गया है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य नहीं है, और कल्पना करना अनिवार्य है। बिना कल्पना के काव्य लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये अनिवार्य है, और इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है। अच्छा जी। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। तो इसका आंसर है जो शुक्ल जी ने कही है वो है कि ये कवियों में रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं, और अनूठा व्यंजन है। यह अनुभूति, रमणीय कल्पना नहीं है, ये भी नहीं बात है गलत, और ये मिलन सुख की बात नहीं करते सर। तो ये दोनों गलत हैं। 2 और 3 इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखते हैं। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोशिका घटवार, पिता, परिंदे। लक्ष्मा जो है वो कोशिका घटवार का पात्र है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है। महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन का परिस्थितियों का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी की को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। इसमें से सही उत्तर क्या है? सही मिलान जिंदगी नामा उपन्यास का। तो ये बात है जो 20वीं शताब्दी और 15 वर्षों के पंजाब किसान ग्रामीण का चित्रण करती है। दूसरी चीज़, ये हिंदी को पंजाबी प्रयोग में आक्रांत कर दिया है। तो 1 और 3 इसका आंसर है, 2 और 4 इसका आंसर नहीं है। तो ए इसका आंसर हो जाना चाहिए और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो देखते हैं मन्नू भंडारी की आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। सही बात है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो जिसने भी ये पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये दो बातें हैं, 1 और 4, दाम्पत्य संबंध और तलाकशुदा पति पत्नी के बीच में संतान की समस्या। इसका आंसर सी है, 1 और 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। पहले आप इसे अटेम्प्ट कर ले, मैं डायरेक्टली इसका आंसर डिस्कस करूंगा। आई होप आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, चुनाव जीतने के 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। ये लाइन किसने बोला था? ये लाइन बोला था रुप्पन बाबूजी ने। रुप्पन बाबूजी ने बोला था ये। नेक्स्ट है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये लाइन कौन बोलेगा इतना भक्ति भाव से संपत्ति को लेके? इन तीनों में से होरी ही बोलेगा। होरी गरीब, बेचारा गरीब किसान, उसी के मुख से ये शब्द निकल सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो ये आत्मकथा से रिलेटेड लगती है। कौन हो सकता है? शेखर बात करेगा। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। अल्टीमेटली लास्ट बचा कौन? लोरिक देव। तो यही इसके आंसर है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ये कई बार पूछ चुका है, फिर दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर वाले में भी पूछा था, इस बार में भी पूछा है। गंगौली, समेरी, सेमरी, बेलारी और मेरीगंज। तो मेरीगंज तो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरीगंज कहाँ का है? मैला आंचल का है। ठीक। नेक्स्ट है बेलारी। ये PYQ में एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही पूछा था कि बेलारी किस उपन्यास का गांव है। ठीक। नेक्स्ट है सेमरी। तो यही है इसका आंसर, सेमरी भी वहाँ मेंशन्ड है। गंगौली इसका पार्ट नहीं है। गंगौली गाजीपुर के ज़िले के अंदर आता है। ये आधा गांव नाम की पुस्तक में वर्णित है। ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर है, जो कि डी बनाता है इसका आंसर। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ जा रहा है। आजकल आचार्यवत तत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? नंद किशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध, मलयच। इन 4 में से किसने ये कठोर बात बोली थी? एक इंसान है जो बहुत नाम प्यारा सा है लेकिन कठोर बात बोलते हैं, और वो हैं बाबू गुलाब राय। वो ये लाइन बोलते हैं और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से सब होते उन्मुक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों की महाचिति है? महाचिति कहा जाता है इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांति क्रिया। ये कामायनी का 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसका कोर मानते हैं कामायनी में। जो वो 3 चक्र हैं वो एक तो समाते हैं एक साथ, एक सीध में आते हैं, और वो है इच्छा ज्ञान क्रिया भिन्न।
तो मैं भूल गया पूरा दोहा, बट इसी से है, इच्छा क्रिया ज्ञान, ये 3 के बारे में बातचीत कर रही हैं, यही शिव की शक्तियों को दिखाया गया है। और जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था कामायनी में 1936 में। आप कमेंट करके बताएं 1936 में एक और महाग्रंथ उपन्यास कौन सा प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तद्भव तत्सम, तो ध्यान रखना तद्भव नहीं पूछा, तत्सम पूछा है, यानी संस्कृत से मिलता जुलता। तो कौन सा है इसका? अग्नि, भ्राता, आज्ञा, किसान। ऑब्वियसली किसान, सॉरी, ये 3 जो है अग्नि, भ्राता और आज्ञा है, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। किसान जो है वो तत्सम नहीं, तद्भव है, कृषक होता है इसका आंसर, तत्सम शब्द रूप। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। लाला मदन, आप पहले इसे अटेम्प्ट कर लो, मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। आई होप आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। लाला, उन्होंने कैरेक्टर का नाम पूछा और पूछा किस पुस्तक से ये बिलोंग करते हैं, तो लाला मदन मोहन। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि एक शॉर्टकट है, किसी कैरेक्टर का नाम पूछे और उसके नाम में लाला शब्द लगा हुआ है और उसके ऑप्शन में कहीं भी परीक्षा गुरु है, तो 110% वही आंसर होने वाला है। तो लाला मदन मोहन, तो लाला जी, क्योंकि इसके रचयिता भी कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तो ये, और जितने PYQ पूछे गए हैं देख लेना उठा के, सब में यही ऑप्शन है लाला से रिलेटेड, तो ये बेसिक पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राम किशुन बाबू, राम किशुन बाबू, अगर आपने मैला आंचल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राम किशन है ये, बट इनका नाम पुकारते वक्त इनको किशुन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मैला आंचल। मंगल, मंगल किससे हैं? मंगल थोड़ा सा आपको लग सकता है कठिन, क्योंकि मंगल एक और उसमें भी आता है, प्रेमचंद की ही रचना है, पूस की रात, उसमें कहानी में भी जिक्र आता है, बट यहाँ पे गोदान है तो ऑब्वियसली गोदान होगा। जुबेर, ये एक ही ऑप्शन बचता है फिर, झूठा सच इसके पात्र हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, देख लीजिएगा, आंसर सी है इस हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, नामवर सिंह जी हैं, रामविलास शर्मा हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। तो इसका आंसर है नामवर सिंह जी हैं, उन्होंने ही ये बात कही थी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? अच्छा जी, तुलसीराम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह और जगदम्बा प्रसाद। तो जब आप इनका नाम पूरा पढ़ेंगे, जगदम्बा प्रसाद जी का, इनका जन्म 1895 में हुआ था मुरादाबाद में, उन्नाव में, सॉरी, जन्म मुरादाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु उन्नाव में हुई थी। इनका जो उपनाम है जगदम्बा प्रसाद जी का, वो है हितैषी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के मुख्य निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के मुख्य निबंधकार पद्म सिंह जी और काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी जी। तो भारतेंदु युग के जो मुख्य हैं लोग, वो हैं काशीनाथ खत्री जी, इनका नाम काफ़ी आता है, और राधाचरण गोस्वामी जी आते हैं, ये बहुत फेमस लोग हैं उस समय के। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो ऑब्वियसली बात है, मार्क्सिस्ट लोग यंत्र के खिलाफ हैं, तो ये है इसका, सॉरी, यंत्र के भौतिकवाद के खिलाफ नहीं है, तो ये है इसका आंसर। बाकी सब तो मार्क्सवादी विचारधारा के पक्षधर हैं ये तीनों। ये ध्यान रखना, जब ये पूछे ना नहीं है, तो 3 चीज़ें सही होंगी, एक ही गलत होगी, और यही जो गलत है इसी का आपको ढूंढना है। ये रहा इसका आंसर डिटेल्ड में।
नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरखंड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगीत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तुलसीदास जी ने इसमें क्या बोला है? उन्होंने ये पहली बात बोला है, कलयुग में ऐसा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य होगी, और ऐसा ही हो रहा है। इस हिसाब से आंसर डी हो जाएगा, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो उपन्यास रचना है रामचरितमानस, इसमें 7 खंड हैं, और वो हैं बालखंड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराखंड, और लास्ट है यही उत्तरकांड। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उत्तरकांड से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम लगाइए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। देखो, बूढ़ी काकी जो रचना है वो प्रकाशित हुई थी 1920 में। तब प्रेमचंद जी का गोलूपन थोड़ा थोड़ा था, बट उतर चुका था, थोड़ा उतर ही चुका था, प्रॉपर नहीं था, कफन तक नहीं पहुँचे, कफन उनके चरम का है। नेक्स्ट क्या है? सवा सेर गेहूँ। सवा सेर गेहूँ जब आई थी तब इन्होंने थोड़ी शब्दों में कठोरता लानी शुरू कर दी थी और ज़्यादा। ये 1924 में आई थी। पंच परमेश्वर जो इन्होंने लिखी थी वो गोलूपन वाले पूरे एरिया में खैर उतना नहीं था। गांधी जी का अच्छा खासा प्रभाव था इनके ऊपर। हृदय परिवर्तन एक बहुत बड़ी थीम थी इनकी, प्रेमचंद जी की। और लास्ट प्रेरणा जो कहानी है वो सबसे लास्ट में आई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस होगा 3124, ये रहा डी इसका आंसर, और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। ये नंददास जी की कौन सी कृति नहीं है? कवि प्रिया इनकी रचना नहीं है। कवि प्रिया जो है वो केशव दास की लिखी हुई रचना है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। आप ही बताओ सोच के कौन सी भाषा उस समय इस्तेमाल की जा रही होगी? हिंदी की जाती थी। यस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथ का उल्लेख किया है? इन्होंने देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। जनाब से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रामचंद्र शुक्ल जी से बोला गया कि एक पुस्तक लिखी जा रही है, उसकी ज़रा भूमिका लिख दीजिए। तो ज्ञानी इंसान के साथ यही दिक्कत है कि उसे आप कुछ काम बोलोगे तो सीरियस वाला काम करें। तो उन्होंने जो भूमिका लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो इस कदर लिख दी कि वो प्रॉपर एक बुक बन गई। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वही बुक है, वही भूमिका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? अकाल दर्शन, रोटी और संसद, नक्सलवाड़ी, मोचीराम। ये कविता नक्सलवाड़ी से ली गई है पंक्तियाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यह डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति सृष्टा वाचाम लंकृतम किसका है? भामा, उद्भट, दंडी, वामन। ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? भामा का लिखा हुआ है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद जी की रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। आप इसे अटेम्प्ट करिए, डायरेक्ट आंसर डिस्कस करता हूँ। चलो देखते हैं, इंद्रजाल जो रचना है वो 1936 में आई थी। सेम इसी साल जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी भी आई थी। नेक्स्ट,
आकाशदीप जो कहानी है वो रिलीज हुई थी 1928 में, और जो ग्राम रचना है वो आई थी 1911 में, और गूदड़ साईं जो है वो आई थी 1926 में। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो 3-4-1-2-1 बनना चाहिए, और ये रहा ए इसका आंसर, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो इसका आंसर है एक लंबी कविता का अंत, क्योंकि ये लाइन भी पढ़ोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये एंड की बात चल रही है, तो एक लंबी कविता का एंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। पार्वती, सुख देई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका आंसर है डी, देवरानी जेठानी की कहानी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है ये कहानी, 1870 में प्रकाशित है। कहा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन का नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, यह उसी से नया सृजन करती है। तो इसका आंसर है 3 और 4। स्त्री का जीवन दुख से बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह नया सृजन करती है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, ये महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट एकदम मुर्दहिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मुर्दहिया की में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? वीणा वादन, सारंगी वादन, ढोलक वादन, तबला वादन। तो ये जनाब ढोलक वादन में मशहूर थे, कुशल थे। लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि वो क्या करता है रात्रि में? वो संगीत सुनने जाता है, और संगीत ढोलक वाला। चलो ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, इन पंक्तियों को कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद। तो इसमें विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैत निम्काचार्य जी का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य एंड शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी जी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल जी के उपन्यासों को लगाना है। आप इसे अटेम्प्ट करिए, डायरेक्ट आंसर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, चलो डिस्कस करते हैं। विश्रामपुर का संत, ये रचना 1998 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट मकान जो है वो 1976 में प्रकाशित हुई थी, 1976 में। सूनी घाटी का सूरज, ये रचना 1957 में देश के आज़ाद होने के 10 साल बाद प्रकाशित हुई थी, और पहला पड़ाव जो है वो 1987 में रिलीज़ की गई थी। तो इस हिसाब से जो कालक्रम बनना चाहिए वो 3-2-4-1 है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटक का सही क्रम लगाना है। आप इसे अटेम्प्ट करिए, डायरेक्ट मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। देखिए, आषाढ़ का एक दिन और हनुषा, पहले तो हनुषा देखते हैं। हनुषा 1977 में प्रकाशित हुई थी। आषाढ़ का एक दिन 1958 में रिलीज़ हुई थी। मोहन राकेश की पहली नाटक है, और इसी में पहले नाटक में पहली बार उन्होंने इतने बड़े मोनोलॉग का एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत सफल रहा। लहरों के राजहंस 1963 की रचना है, और आधे अधूरे जो है वो आई थी 1969 में। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो 3-2-4-1 है, 3-2-4-1। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए,
मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा था इसी टॉपिक से, प्रथम पाली में भी, द्वितीय पाली में भी पूछा था। चलो इस वाले का देखते हैं। राष्ट्रपति का आदेश 1955 में आया था, और संसद की राजभाषा समिति के सुझाव जो है 1959 में आए थे, 5 साल बाद। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था। देखो 4 साल बाद ये हुआ, और ठीक इसके 5 साल बाद 1968 में संकल्प लिया गया था। ये 5 साल का गैप है। चलो ये रहा डिटेल्ड आंसर इसका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी दोनों बार पूछा था, फिर पूछ लिया। और भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, नहीं बात। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है। अच्छा जी, वैसे राजनीतिक नाटक तो है, और यह विचार प्रधान नाटक है। हाँ जी है। इसमें अंग्रेजी राज के भारत के विकास की बात की गई? बिल्कुल नहीं, इसके उल्टे बात की गई है कि भारत की क्या दुर्दशा हो रही है, नाम ही भारत दुर्दशा है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। इसमें तो बोलते हैं हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। डिटेल आंसर ये रहा। आओ सब मिल के रो भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। आई होप आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चुच छूकर। इसका जो आंसर है वो स्त्री जागृति की बात करता है। और बीती विभावरी जागरी, ये है जागरण गीत। रात बीत गई अब जाग जाओ, इसका मतलब है। और ये जो जमुना के से कछार, पंद फटे बिवाई के उधार, ये हैं सामाजिक विसंगति की बात करते हैं। और जो लास्ट बचता है वो दार्शनिकता की बातचीत करते हैं। चलो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो 2143 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं, स्त्री पुरुष का ढोंग ना करें, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती है, स्त्री उपहार में दोनों देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 68 में 3 और 4 ये दोनों बातचीत कही गई है। इसका आंसर ये रहा, और डिटेल आंसर आप देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, इसमें 3 जो होंगी वो शामिल होंगी, 1 होगा जो नहीं होगी, और यही इसका आंसर होना चाहिए। तो उसका आंसर है डी, फारसी, क्योंकि ये है आर्य भाषा, बाकी की आर्य भाषा नहीं है, बाकी की शामी भाषा है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस विचार में गांधीवादी दर्शन सम्मत नहीं है? सत्य और अहिंसा बिल्कुल है। मनुष्य की नहीं है, जब पूछा ध्यान रखना 3 सही है, 1 गलत होगा, और यही गलत वाला ढूंढना। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं है, करने में है। सादा जीवन और श्रम पर जोर, और साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। तो यही है वो आंसर जिसकी बातचीत नहीं की जाती है, बाकी तीनों की बातचीत करते हैं हम। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है, कौन से जिले का डिस्कशन किया गया है? अमोढ़ा जिले का डिस्कशन किया गया है। और इसका आंसर डिटेल में ये रहा, ये रट लो, क्योंकि पूछते हैं फर्स्ट वाली कृति या द्वितीय कब आई थी, तृतीय कब आई थी, चौथी कब आई थी, या कौन सी है, नाम भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। असर्सन और रीजनिंग के फॉर्म में है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलाभार्थी होता है। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि ये दोनों बात सही है, ये सही है और ये उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपहु नसों जैसे चौपट राज। अंधेरी नगरी के किस चरित्र ने से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु फरियादी गोवर्धन दास महंत। ये बात देखो, गुरु ने भी ये बात कही थी और महंत ने भी ये बात कही थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन उस साल ड्रॉप कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन डी है, इसका ए और दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आहुति दुनिया का सबसे अनमोल रतन। सुभागी मंत्र। तो इसका सही आंसर है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये खुद ही बोल रहा है इसमें। नेक्स्ट, ये रहा डिटेल आंसर इसका। दिल फिराक, इसका जो पात्र है वो ये बात बोलता है। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? यह महाभारत की 18वें दिन की कथा पर है आधारित है। आधुनिक भावबोध की रूपाई करने वाले नाटकों में से अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। अच्छा जी, इसका आंसर है 2 और 3 दोनों ही सही हैं। ऐसी बात नहीं कि त्रासदी की बात नहीं करता और 18वें महाभारत के 18वें दिन की कथा नहीं है ये। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से है, चरित्र से है, अभिनय से है, गीत से है? तो इसका अभिज्ञान का कथानक से रिलेशन है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति करने वाला। तो इसका आंसर है 1 और 3। पहली वाली बात भी सही है और 3 वाली भी साथ सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के वर्ष के अनुसार इस रचना को कालक्रम में लगाना है। ठीक है, देखो, रामदरस मिश्र जो है वो 1924 में पैदा हुए थे, और विवेकी राय जी ये 1924 में। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त जी, ये 1865 में, और अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 में। तो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य? तो इसका आंसर है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में ये बातें कही जाती हैं कि सुख का महासुख से उन्मुख किया जाता है सहज भोग करके, और यह है इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित पुस्तक और लेखक को सही क्रम से उनसे मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो केशव की काव्य कला, ये इसके लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी। कृष्ण शंकर शुक्ल जी हैं। गुप्त की कला ये सत्येंद्र जी द्वारा लिखी गई है, और पद्माकर की काव्य साधना ये अखौरी गंगा प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई है, और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ सुमन जी द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते, वैसे इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न पा अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम? तो इसका आंसर है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन का कथा, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कैरेक्टर हैं और वो बुक का नाम है। लहना सिंह उसने कहा था से कैरेक्टर हैं। परिबक्स जो हैं ये आते हैं पर्दा कहानी से, पर्दा कहानी के पात्र हैं, और जो लतिका है वो परिंदे से आती है, बहुत फेमस कैरेक्टर है। शामनाथ चीफ की दावत से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा डिटेल आंसर। बकरी नाटक के संबंधित निम्नलिखित से कौन से तत्व हैं? वह
स्वतंत्रता हिंदी में व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है पहली वाली बात तो इन्होंने सही कही है, और इसके गीत साधारण कोटि के हैं, ये भी बात भी सही है। सॉरी साधारण कोटि के नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ है थोड़ा वो। तो इस हिसाब से 1 और 4 इसका आंसर है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करते हैं। अंधा युग युयुत्स की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। तो इसका आंसर मानव भविष्य की रक्षा को लेकर अंधा युग में युयुत्सा की चिंता है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? दैट मीन्स 3 सही है, ये गलत होगा और यही गलत वाला ढूंढना है। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति, वैचित्र्य, संध्या भाषा। तो संध्या भाषा नहीं है, क्योंकि संध्या भाषा घनानंद से बहुत पहले इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। तो इस बात को देखो, ये बात भी सही है कि मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है और ये प्राकृत अवस्था है। तो इस हिसाब से दोनों ही सही हैं। तो ये इसका आंसर ए होना चाहिए, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। यस, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखते हैं। अरे यायावर याद रहेगा, गे जी की पुस्तक है। इसमें सम्मिलित है माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी निर्मल है। तो इसमें सम्मिलित है माजुली और बहता पानी निर्मला। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए 1 और 4। लेट्स सी द आंसर। गे जी की ये रचना है। ठीक है, ये है डिटेल आंसर। आंसर डी है। ठीक है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? उदिता मुख का चांद का मुख टेढ़ा है, चिंता संसद से सड़क तक। तो इसका ईयर प्रकाशन देखते हैं। उदिता जो है वो रिलीज हुई थी 1980 में। चांद का मुख टेढ़ा है, ये 1964 की रचना है। और चिंता जो है वो लिखी गई थी प्रकाशित हुई थी 1924 में। संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर 3241 होना चाहिए, और ये रहा आंसर, डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? दैट मीन्स 3 सही है, एक इसके आंसर गलत नहीं, गलत है, वही इसका आंसर ना। जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। तो आप बहुत इजी है इसका आंसर। देखो, जुम्मन शेख भी उसमें आते हैं, भजन सिंह भी आते हैं, मोहसिन भी आते हैं, महमूद उसमें नहीं आता है उस कहानी में। तो इसका सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड, भजन सिंह भी तो नहीं है, भजन सिंह भी नहीं, सॉरी। मोहसिन और जुम्मन शेख ये दोनों आते हैं, और ये नहीं आते हैं। एक सेकंड, फिर से क्या क्वेश्चन? कहानी ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। जुम्मन शेख भी नहीं आते हैं, भजन शेख भी है, महमूद आता है, बच्चा है महमूद, मोहसिन भी आता है। ये दोनों बच्चे जाते हैं मेला साथ में, अमीना और हामिद। याद है कहानी? ठीक, चलो नेक्स्ट। इसका डिटेल आंसर ये रहा। नागमती वियोग खंड में संबंधित तथ्य हैं। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, सही बात है। ये 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया था। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर है, सही बात है, भीगी हुई जान पड़ती है, और 12 मासा शैली का जिक्र किया था उन्होंने। तो इसका आंसर है सी, 1 और 4। अब देखिए 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक के लिए एक पैसेज, फिर 96 से 100 तक के लिए दूसरा पैसेज होगा। तो पहला पैसेज ये रहा, आप इसे पढ़ लीजिए, फिर आंसर डिस्कस करते हैं। आई होप पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारा वर्तमान साहित्य व्यक्ति, समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है, सर्वतो भावनीय पूर्ण है, या फिर
अज्ञानता और कुसंस्कार दूर करने में सहायक है, सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत है और यही सही है, इसका आंसर है। और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किसी देश और उसके नागरिक का चरित्र चित्रण तभी संभव है जब उस देश के लोग सच्चरित्र हों, उस देश में सत्य साहित्य हो, उस देश के लोग ज्ञानी हों, उस देश में चरित्र निर्माण के प्रभुत साधन मौजूद हों। तो इसका आंसर है उस देश में, इस पैराग्राफ के अनुसार, इस अनसीन पैसेज के हिसाब से, उस देश में सत्य साहित्य हो। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। अदम्य आकांक्षा के बिना जीवन संभव नहीं है, गलत बात। विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है, रास्ते की तलाश संभव है, भले ही साधन सीमित हो, दुनिया के जंजाल से मुक्ति संभव है। तो इसका आंसर है 93 का बी, खोजना संभव नहीं है। ये पैराग्राफ के बेस पे है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल है साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना। साहित्य के द्वारा मनुष्य के आंतरिक गुणों का विकास संभव नहीं है, मनुष्य के अंतर्बाह्य संस्कार और स्वास्थ्य के लिए साहित्येतर साधन आवश्यक है, मनुष्य के बाह्य रूप को सुंदर और स्वस्थ बनाना। तो इसका आंसर है साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य संस्कृत और उन्नत बनाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। साहित्य साधना की अनुर्वरता का कारण है। देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव, देश में पहले कुछ मनुष्यों को संस्कार देकर अपने कर्तव्यों के इति समझ लेना, समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा देना। तो इसका आंसर है पहला, अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव होना। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के लिए पैराग्राफ, ये आप पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैज्ञानिक विवेचन से उद्घटित परिस्थितियों और तथ्यों में मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण उच्च काव्य का प्रधान लक्षण होगा। विचारों की क्रिया से परिस्थितियों के मर्मस्पर्शी मूर्त और सजीव पक्ष का विशेष जोर देना, अनुसंधान, नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। आधुनिक अनुसंधान द्वारा उद्घटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष को कविता में अधिक स्थान देना होगा। तो इन चारों में से इसका आंसर है यस, अनुसंधान, नए विचारों और वैज्ञानिक विवेचना से उद्घटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 97। प्रस्तुत काव्यावतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावना या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती हैं। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। नए विचारों, वैज्ञानिक विवेचनाओं के परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सर्जना शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है। भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। तो इसका आंसर है भाव प्रसार ज्ञान प्रसार संचालित होता है। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तुत अवतरण के बेस पर कौन सा कथन सही है? आधुनिक युग में विचारों के विस्तार के साथ हृदय के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार होना आवश्यक है। और बात तो ये सही है। विचारों और भावों के विस्तार की आवश्यकता जीवन में काव्य नहीं है। विचारों और भावों के विस्तार का प्रभाव काव्य पर असंभव है, गलत। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दैट मीन्स 3 सही है, एक गलत होगा। यही गलत वाला हमें ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं एक गलत। ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार सब परस्पर संबंध है, सही बात है, ये तो है ही है।
ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है, सही बात है। ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती होती है, सही बात है। तो आंसर बी है इसका, क्योंकि बी वाला ऑप्शन गलत है। ये रहा डिटेल आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन। चलो देखते हैं, प्रस्तुत गद्य अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सभ्यता के यानी 3 गलत होगा, 1 सही है, और इसी सही वाले को हमें ढूंढना है। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक व्यापक हो गए हैं। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि और भाव दोनों का क्षय हो गया है। सभ्यता के विकास के साथ हमें सिर्फ बुद्धि की ज़रूरत रह गई है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। तो इसका बात है, सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते देखते, इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।